ओके ठीक है ना, स्टार्ट कर दें ਆਪਾਂ। देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ, ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 50% ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 50% ਹੈ, ਹੁਣ 50% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यस सर। चलो लेट अस गो। अब देखो मैक्सवेल, सबसे पहले क्या हुआ ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज नहीं हुई थी, तो किसी को पता नहीं था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उस वक्त उनको क्या चीज़ें पता थी और क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे हुई, वो सारी स्टोरी है ये, ठीक है ना। तो उसको आपने ध्यान से सुनना है। अब देखो 1600 सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया, व्हाट इज लाइट। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका शुरू से लेकर एंड तक। यही वाला सवाल था जो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा। 1675 में द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय न्यूटन। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय न्यूटन, ठीक है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी उन्होंने दी थी। तो इन्होंने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद हमारे पास आया हाइगन की थ्योरी आई। हाइगन की थ्योरी आई थी 1678 में, एंड ही सेड दैट लाइट आवाज नहीं आ रही, लाइट आवाज नहीं आ रही। पर कर रहा है। अब देखते हैं, अब आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एक वेव की थ्योरी आई। किसकी थ्योरी थी ये? हाइगन की थ्योरी थी। नाउ इट केम इन द ईयर 1678। ओके, बहुत पुराने जमाने में वेव थ्योरी आई। लेकिन इन्होंने ना सारी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स माना था कि ऑल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। बट लेटर ऑन हमें पता चला कि नहीं भाई, ये वाली बात गलत है। हम सोचते थे कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव इज एक्चुअली अ वेव फॉर विच मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग, ठीक है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर वेव को ट्रांसमिट करना है तो अ मीडियम इज रिक्वायर्ड। सो दैट वाज अ मैकेनिकल वेव। तो तब ये सोचा जाता था कि सारी की सारी वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव है। एंड देन केम मैक्सवेल इन 1862, जिन्होंने एक नई थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये बीच में दो चीजें क्या है, 1785, सिर्फ एक टाइमलाइन बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कूलम्स लॉ आ चुका था। तो 1785 से पहले तो कूलम्स लॉ नहीं था, तो पीपल डिडंट नो व्हाट इज अ चार्ज। 1785, ठीक है ना, बहुत पहले। तो उस वक्त इनको ये नहीं पता था कि चार्ज भी कुछ होता है, ठीक है। और जब कूलम ने बता दिया चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो गई। फिर धीरे धीरे मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो गई। 1820-23 में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म आ गया। उसके बाद 1862 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी। एंड दिस वाज द पॉइंट where they came to know that this electromagnetic wave, it moves at the speed of light, so light should be electromagnetic wave and not a mechanical wave, ठीक है। एक छोटा सा आपको एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है। इससे ज्यादा ओवरव्यू हम मिलेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर में, तब आपको ये सारी चीजें डिटेल में करवाई जाएंगी। अभी एक कच्चा पक्का सा मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऐसे लॉज बने। सबसे पहला लॉ मेरे पास आ गया गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ आ गया E डॉट डी एस इंटू क्यू इन बाई एफ साइन नॉट। बेटा ये गॉस लॉ जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता है क्योंकि इस बैच में हमने पार्ट 2 को पहले स्टार्ट किया था, पीछे से स्टार्ट हुए थे, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी तक नहीं पढ़ा। तो यू कैन जस्ट लीव इट और यू कैन जस्ट सी इट। ये गॉस लॉ है और हमें इसमें कुछ नहीं करना। मैक्सवेल ने क्या किया, 4 इक्वेशंस को क्लब किया।
पहली इक्वेशन को जो क्लब किया गॉस लॉ, दूसरी थी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये भी आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी। तीसरी थी फैराडेज, ये ईएमआई चैप्टर में पढ़ते हैं, ये भी हमने नहीं पढ़ा अभी तक। एनीवेज वी कैन सेफली स्किप देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक चौथी इक्वेशन आती है विच इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं, क्योंकि ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ, ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है ना, ये वो चीज हमारे पास उसका फॉर्मूला है कि मान लो एक वायर है, इसमें से करंट आई जा रहा है, तो मैं एक सर्टेन पॉइंट पी पर अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ, तो वी कैन यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ। घबराना नहीं है, कोई हमें डिटेल में नहीं इसकी जाना, सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। अब मैक्सवेल वाज वर्किंग विद दीज फोर इक्वेशंस एंड ही थॉट बाय द सिमिलैरिटी ऑफ द इक्वेशंस, इन्होंने सोचा कि जी यहाँ पर होता है phi b, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होने से मैग्नेटिक फील्ड भी हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये हमें किसी भी इक्वेशन में नहीं मिलता। बेटा जी बात क्लियर हो रही है? बताओ, किसी को कोई डाउट है अभी तक? कुछ दोबारा बताऊं चीजें? रिपीट कर दो। रिपीट कर दें, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास ये चार इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक है गॉस लॉ, एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है, ये गॉस लॉ आता है मैग्नेटिज्म में आता है, ये हमारे पास फैराडे का लॉ है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, व्हाई? बिकॉज ये सारे के सारे एक एक चैप्टर है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो हमने पीछे से स्टार्ट किया था ताकि हम इजी पार्ट कर सके, तो आपके अभी तक ये वाले पार्ट कंप्लीट नहीं हुए, जिसके कारण यहाँ तक डाउट आना लाजमी है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि फैराडे लॉ में हमने ये देखा था, या हम ये देखेंगे कि जब एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जहां पर भी आएगा, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये रहा मैग्नेट, तो ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, तो यहां से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं इसकी लोकेशन को फिक्स कर दूं कि भाई ये मैग्नेट यहीं पे रहेगा, सारा कुछ फिट कर दूं, तो मैं किसी एक सर्टेन पॉइंट पर अगर देखूं तो मुझे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कि भाई इस पॉइंट पे इतना मैग्नेटिक फील्ड था, है और यही रहेगा, क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करूं, लेट से मैं मैग्नेट को चेंज करता हूं, अगर मैं मैग्नेट को मूव करता हूं, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है। तो ऐसे केसेस में इन्होंने ये कहा कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा था और देखा गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिटेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर नॉट ओनली अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बट अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो देयर। बच्चों बात समझ में आई? यस सर। देखो एक बार दोबारा देखो, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन होने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो फैराडे ने शो कर दिया कि यहाँ पर मैं ईएमएफ जनरेट हो रही है। फैराडे ने क्या शो किया कि जैसे मेरे पास एक रिंग है, अगर मैं मैग्नेट को ऐसे ऐसे करता हूँ इस रिंग के पास, तो इस रिंग के अंदर करंट फ्लो करने लगता है आगे पीछे करके। तो करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब इस चार्ज है, उस चार्ज को फोर्सेस यहाँ पर फील होने लग रही है। तो मैक्सवेल ने यहाँ पर एक छोटी सी बात कही, उन्होंने कहा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा? यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन मार्क लग गया। और मेरे जो भी लॉज अभी तक बने हुए थे, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये ऐसा नहीं कहता। देयर वाज नथिंग दैट रिलेटेड द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये चीजों को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है,
प्रॉब्लम आ सकती है। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, दोबारा करना है, आप बेझिझक मुझे बोल सकते हो कि सर दोबारा कर दो। शुड आई गो फॉर इट अगेन? हाँ भी बेटा, दोबारा से बताऊं? No, sir. नहीं सर। बाकी लोग, इज इट ओके? चलो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ओके सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। देखते हैं। देखो, अब एम्पियर एक्चुअली में मैक्सवेल वाज अ स्टूडेंट लाइक यू पीपल, और मैक्सवेल वाज स्टडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जितनी सी डेवलपमेंट हो चुकी थी, जैसा कि आप आज कर रहे हो, जितनी डेवलपमेंट हो चुकी उतना आप पढ़ रहे हो, लेकिन ही वाज वेरी स्मार्ट। तो इसने वहां पर एक डिस्क्रिपेंसी फाइंड की कि यार एक गलती लग रही है मुझे। ठीक है, पहली गलती जो इन्होंने पॉइंट की, इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ये तो हमारे फॉर्मूले बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा, इसके बारे में हमारे सारे फॉर्मूले साइलेंट हैं। सो देयर हैज टू बी एन इक्वेशन विच विल रिलेट दीज टू थिंग्स, एंड देयर इज नो अदर इक्वेशन। इन्होंने 4 इक्वेशंस के बारे में बोला, जो गॉस इक्वेशन और ये सब। इन्होंने बोला कि मेरे पास ये 4 इक्वेशन है, ठीक है, ये गॉस ने दी थी, ये इसने दी थी, उसने दी थी, फैराडे ने दी थी, लेकिन मैं इन चारों को एक जगह पर लिखता हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग ये चारों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अलग ही डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड की बात करते हैं, इनको अलग कर लो। तो इन चारों इक्वेशंस को कंसेक्टिवली, कलेक्टिवली बोला जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। इन चारों को इकट्ठे बोलेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, अब तो पहला तो इन्होंने ये वाला कंक्लूजन दे दिया। इन्होंने बोला कि सर मुझे लगता है कि इसका और इसका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, जो कि अभी तक हमें मिला नहीं हुआ। दूसरी चीज, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज अबाउट दिस कैपेसिटर, एंड लेट अस सी व्हाट दे हैव एक्चुअली डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है कैपेसिटर का। नाउ इन्होंने बोला, अब देखो, अब आपने कैपेसिटर चैप्टर भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि ये चैप्टर्स जो है वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर है, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अंटिल वी आर गोइंग इनटू दैट चैप्टर। हमें जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर होता क्या है। कब इसको कैपेसिटर बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली है क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? मेरे पास दो प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स को हमने क्या किया, हमने ऐसे करके आसपास रख दिया ऐसे, लेकिन उसमें वायर नहीं कोई कनेक्ट है। इस वाली वायर को आपने आगे किसी बैटरी के साथ में कनेक्ट करना है ऐसे। अब इसमें क्या होता है, मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है चार्जिंग और एक होता है चार्ज्ड। दो स्टेजेस हमारे पास आएंगी, मतलब आई एम, this is called charging of a capacitor. Okay, so there are two things. Number one, charging of capacitor, and number two, charged capacitor। जब चार्जिंग हो चुकी, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर हो रही है ना, तो मैं मान के चलूंगा कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, और इस प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। धीरे धीरे यहाँ पर कुछ चार्ज आने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, और यहाँ पर गैदर होने लगेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर गैदर हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, नेक्स्ट आगे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, उसको ये आने नहीं देगा अपने ऊपर। वो कहेगा कि यार मेरे ऊपर अभी आप और चार्ज यहाँ पर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होगी। सो चार्जिंग विल नॉट टेक प्लेस, तो दैट विल बी अ चार्ज्ड कैपेसिटर। बेटा बात क्लियर हुई? ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा मुझे लग रहा है। वेट ए मिनट, ये आई नो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वेट ए मिनट। हम ऐसा करते हैं, इसकी जगह पे, ये हमें करना नहीं, हम आज के लिए ये वाला टॉपिक करते हैं पहले, ठीक है। लेट अस स्किप दैट पार्ट, एंड I will we will learn about that
लिटिल लेटर, नॉट नाउ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ चैप्टर्स चाहिए हमें, थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आप सिर्फ इतना याद कर लो कि आई डी इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट, एफ साइलेंट नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये एक एक्सप्रेशन है जो मैक्सवेल ने प्रोवाइड किया। ओके, मैक्सवेल ने ये वाला एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया और उन्होंने ये बात बोली कि ये जो करंट होता है आई डी, ठीक है, ये हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ जो है इसको एडिट करता है, मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, आपने पहले कहते आई लिखा था, तो मैं यहां पर इसको ऐड कर रहा हूं आई सी प्लस आई डी। फिलहाल आप सिर्फ इतना सोच लो और बाकी की चीजें हम कल देखते हैं, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। तो मैक्सवेल स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, सारी की सारी टेक्निकल चीजें एक्सप्लेन की। तो उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें बताई, हमें ये चीज हम अपफ्रंट ये याद कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग द वेव इक्वेशन, इन्होंने वेलोसिटी फाइंड की। तो इन्होंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ द वेव शुड बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। जब मैंने इसमें इनकी वैल्यूज को पुट किया and I found it, so the value was coming out to be equal to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उन्होंने बोला कि यार इतनी वेलोसिटी तो लाइट की होती है, और लाइट को हम सभी के सभी मैकेनिकल वेव काउंट करके चल रहे थे अभी तक तो, और मैकेनिकल वेव के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो वी वर एक्चुअली सर्चिंग फॉर दिस मीडियम, जो कि आज तक हमें मीडियम समझ में नहीं आया। तो ये मीडियम हमें समझ नहीं आ रहा था कि लाइट के लिए कौन सा मीडियम होगा। तो ये मैक्सवेल ने बोल दिया कि लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। तो जब इनको मीडियम चाहिए ही नहीं ट्रेवल करने के लिए, तो फिर आप कौन सा मीडियम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? ये तो सारी की सारी गेम गलत हो गई। हेंस ये वाला मीडियम आपको मिला भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये है भी नहीं। तो इसको तो हम, आप इस थ्योरी को तो गलत करके निग्लेक्ट कर दो। तो वी निग्लेक्टेड दिस थ्योरी एंड वी हैव टेकन दिस थिंग दैट लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां से इन्होंने प्रूफ किया और इन्होंने कहा, hence in 1862 Maxwell reached the conclusion that light should be an electromagnetic wave because the speed of electromagnetic wave comes out to be equal to that of light। ठीक है बेटा, बाकी चीजें हमने सारी की सारी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्किप की हैं मैंने। हम अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर दोबारा चले गए कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रॉपर्टीज में मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ इनकी वेलोसिटी। एक्चुअली इसकी ना एक इक्वेशन बनती है, और वो इक्वेशन बनती है ये वाली। तो ये इक्वेशंस आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। आपने इन इक्वेशंस के बारे में मैं बता दूं, 11th में पढ़ा था। 11th में जब हमने वेव चैप्टर पढ़ा था, तो हमने किया था ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये चीज हमने वेव इक्वेशन के रूप में हमने पढ़ी थी 11वीं में। और इस वक्त हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी आती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज एक्चुअली गिवन बाय ओमेगा बाय के। यहां से हमने ये चीज, ये 11th में पढ़ी थी बेटा हमने, तो आप वहीं से उठा सकते हो। मैक्सवेल ने हमें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन क्या बनती है, कि जब मेरे पास ये वेव बनेगी ना, ऐसे करके ये वेव बन रहा है ना, तो ये वेव जो बन रहा है ना, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? तो एक्चुअली में मैथमेटिकल इक्वेशन ये होती है, लेकिन उसको हमने अपनी टर्म्स में कर लिया। तो y की जगह e और a की जगह पर ई नॉट लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिमिलरली उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड और इनकी क्या आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसा मूव करेगा ना,
ऐसे। बेटा जी बात क्लियर हो रही है? इज Yes, इट sir. ओके? यस सर। ठीक है, देखो अब ये जो दो वेव्स है ना, ये कैसे बनी हमारी, अब आप सोच के देखो, मैंने एक रस्सी बांधी हुई है ऐसे, अगर मैं उसको वर्टिकल हिलाऊंगा तो एक वर्टिकल वेव पैदा होगी जो कि ब्लैक कलर में मैंने बनाई है, और अगर उसी रस्सी को मैं पकड़ के हॉरिजॉन्टल मूव करने लगूंगा तो जो वेव मेरे पास बनेगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल वेव, जो कि मैंने यहाँ पर पिंक कलर में बनाया है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द मैग्नेटिक वेव, एंड द ब्लैक कलर में जो मैंने वेव बनाई है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेव। अब इन दोनों की कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो होगा ही, सो दीज आर दी मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर बोथ ऑफ देम। तो यहां से आप देख सकते हो कि व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड, ये दोनों एम्पलीट्यूड होंगे, और यहां से अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूं तो मैं कहूंगा कि द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी रिटन बाय ओमेगा बाय के, और जब मैंने इसको एक्चुअल में कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि द वेव इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू स्पीड इज कमिंग आउट टू बी दिस। ये डेरिवेशन के अंदर आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आप मैग्नेटिज्म करने के बाद और इलेक्ट्रोस्टैटिक करने के बाद ही कर पाओगे, तो इसलिए हम इनको अभी यहीं पर ब्रेक लगाएंगे एक बार। ठीक है ना, आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। ये डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी जरूर पूछेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो आप कर लीजिए। ठीक है ना, ये समझाने के लिए होता है, तो वो आपको अभी समझ नहीं आया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म हमने किया नहीं। पहली चीज तो होगी ये। दूसरी चीज, अब ये वाली वेव इक्वेशंस तो हमने याद कर ही ली। नाउ द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, अगेन आपको इसमें जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डेरिवेशन में, बड़ी बुक्स में तो ये गिवन भी नहीं होती हैं, डायरेक्ट आपको रिलेशन गिवन होगा, एंड द डायरेक्ट रिलेशन इज दिस, E इज इक्वल टू बी सी। तो E इज इक्वल टू बी सी लिख दो, या फिर E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी लिख दो। ठीक है ना, ये हो गया जनरलाइज्ड, और ये हो गया फॉर मैक्सिमम, E नॉट और बी नॉट मैक्सिमम वैल्यूज के लिए। तो यहां पर आ जाएगा आपका ये वाला E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी, E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। ओके, ये आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है और कुछ नहीं। क्यों, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, इक्वेशन गिवन होगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ दिस एंड B इज इक्वल टू बी नॉट दिस, या B नॉट फाइंड कर दो जी, E नॉट फाइंड कर दो जी, ऐसा। तो आपने डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है, फाइंड। वेरी सिंपल फार्मूलाज, उसमें कोई भी ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट लेवल है नहीं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है बेटा। थोड़े कॉन्सेप्ट्स को अगर हमने ठीक ठीक तरीके से पढ़ लिया तो दैट दिस विल एक्चुअली गेट यू वेरी गुड मार्क्स। नियरली 5 नंबर का 7 नंबर का पेपर में आता ही आता है, तो 3-4 नंबर का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पिछले वाले पार्ट में से आएगा, और 3-4 नंबर का इस वाले पार्ट से आएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके पास वेव इक्वेशन बन गया, ये बन गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। नाउ टाइम एंड अगेन वी हैव डन इट, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, यू कैन लीव इट, इसमें हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। बेटा जी समझ में आ गई बात है, इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, इज इट ओके? सर ई नॉट और बी नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, ई नॉट और बी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, इज इट ओके? ई नॉट एंड बी नॉट। बच्चों अब आपने जो अब तक हमने समझ लिया है, क्योंकि इससे के बाद थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, अब तक हमने क्या समझा और आपने अपने दिमाग में क्या पिक्चर बैठा के रखनी है, वो ये बैठा के रखनी है बेटा कि दीज आर दी जनरल इक्वेशंस ऑफ वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की है, और वेव है क्या, ये वेव एक लाइट की तरह है, मतलब यहां से आएगी, ठीक है, और आते ही उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा, वाईफाई की तरह। मैंने वाईफाई का बटन ऑन किया, मुझे कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लाइट मैंने ऑन की, मुझे कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से जो वेव है वो वेव आकर मेरी बॉडी पर टकराई है, क्योंकि उसकी तरफ से जो फोर्स लगनी है, जो मोमेंटम लगना है, दैट इज वेरी लो,
जिसके कारण मुझे फोर्स फील नहीं हो रही, लेकिन अदरवाइज लाइट से मुझे एक्चुअल में फोर्स लग रही है, बट आई एम दैट स्ट्रॉन्ग कि भाई फोर्स, जो वो वाली फोर्स है वो बड़ी कम है, जिसके कारण हमें ये वाली जो फोर्स लगती है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फोर्स लगती है। तो इनकी ये वाली इक्वेशन आएगी एंड दीज आर दी वेव्स। और वेव कैसे आती हैं, अब आप 3D वेव को इमेजिन करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट जैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे करके एनर्जी ट्रांसमिट होगी, चारों तरफ एनर्जी ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और जो वर्टिकल एनर्जी है दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हॉरिजॉन्टल आएगी दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपने इमेजिन करना है। आप सोच के देखो बेटा, ये लाइट भी है, सोचो कि आपके जो सामने लाइट लगी हुई है, जहां से लाइट आपके कमरे में आ रही है, बल्ब, ट्यूबलाइट, जो भी, वहां से इस तरह की वेव्स जनरेट हो रही हैं इन 3D स्फीयर। तो अगर यहाँ पर पानी होता, आप सोच के देखो कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और हम पानी के अंदर हैं, अंडर वाटर में पानी के अंदर खड़ा हूं, और ऊपर से किसी ने जंप मारी, मैं पानी के अंदर पहले से था, एंड समबडी डाइव्ड इनटू द ओशियन, ओशियन कह लो या स्विमिंग पूल कह लो, तो कोई नया स्विमर आया, उसने उसने क्या किया, वहां से जंप किया। जब वहां पर जंप किया, मैं पानी के अंदर पहले से ही बैठा था, तो उसकी जंप करने के कारण मुझे भी पता चला, मेरी चाहे आंखें बंद है लेकिन मुझे पता चलेगा कि यार हाँ यार वो जंप किया, क्यों, क्योंकि पानी की वेव मेरे तक पहुंच जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव टू इमेजिन एवरी टाइम। ओके, चलो अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे चलेंगे तो अब हम जाएंगे एनर्जीज की तरफ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे कैलकुलेट होती है। बेटा मैं आई वांट टू वार्न यू, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हैं, आपको डायरेक्टली आपको देखना पड़ेगा। वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर दोज चैप्टर्स ऑल्सो, ठीक है। बट बोर्ड के एग्जाम में मतलब ये वाले जो चैप्टर हैं ये इजी काउंट होते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड अर्लियर। एनीवेज नाउ, तो एनर्जी मैं फाइंड करना चाहता हूं, तो अब मैं जिस जगह पर बैठा हूं, ये ट्यूबलाइट से मुझे लाइट आ रही है, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर एनर्जी फैल चुकी है। बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एनर्जी। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो ये आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला है आई हैव टेकन इट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, and this formula I have taken it from मैग्नेटिज्म। और मेरे पास बन गया एक ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एक बन गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, ये दो बन गए मेरे पास, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट, दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी। तो अब मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैं पर यूनिट वॉल्यूम है इनको लिख लेता हूँ। तो इनकी मैंने सबसे पहली बात, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये इंस्टेंटेनियस होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इनकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, ई नॉट बाय रूट 2। उस वैल्यू को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, देखो ये वाली चीज बन जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाय रूट 2 की स्क्वायर। उसके बाद ये बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं आरएमएस की टर्म्स में ऐसे भी लिख सकता हूं, बट वी विल लर्न दिस, इसको छोड़ दो आप। बेटा यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मेरे पास नॉर्मल जो फॉर्मूला था उसमें मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, और मेरे पास यहां पर बन गई ये बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। तो अब आपके पास दो फॉर्मूले बन गए, एक ये और एक ये। सो दीज आर, देखो ये एवरेज एनर्जी है, मैंने यहां पे लिखा एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये है एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो हमेशा स्मॉल यू होता है, कैपिटल यू नहीं होता। स्मॉल यू का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये आ गया। तो अब मेरे पास आ गया टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, सो दैट विल बी समेशन ऑफ दिस, इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया, सो दिस विल बी द टोटल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है हमारे लिए बेटा, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल कंक्लूजन। अब इसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं।
अब मुझे ये वाला रिलेशन पहले बताया था, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, इसको मैंने, और C इज इक्वल टू दिस, ये वाला रिलेशन भी मुझे बताया है, अभी अभी हमने ऊपर किया है ये दोनों रिलेशन। इन दोनों रिलेशंस को यूज करते हुए मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। C को पहले यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करो और ये वाली वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो मैंने क्या किया, मैं इसी को देखता हूं, ये वाली एनर्जी को लिख लो पहले यहाँ, 1/4 एफ साइन नॉट ई नॉट स्क्वायर, इसमें ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट की मैंने, ठीक है जी, बी नॉट सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास अभी आ गया, अब यहाँ पर जो सी आ गया उसकी वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये बन गया, और मेरे पास टोटल, मेरे पास जो फॉर्मूला बना दैट इज कमिंग आउट टू बी बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। बेटा जी ये बात क्लियर हुई? देखो ई नॉट की जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू पुट की, उसके बाद ये बी नॉट की स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की, तो 1/म्यू नॉट एफ साइन नॉट, एफ साइन नॉट से एफ साइन नॉट कट गया, तो ये बन गया मेरे पास बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। इसका मतलब ये है कि दिस टर्म is actually coming out to be equal to this term, which is actually this term. ये दोनों टर्म्स हमारे पास इक्वल है, इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है, इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो एनर्जी डेंसिटी of electric field is equal to that of magnetic field, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये एवरेज आ गया, इधर से ये एवरेज आ गया, ये दोनों को हमने इक्वेट करवा दिया। ओके बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई? ये देखो, हाँ भी, एनीबडी हैविंग एनी डाउट बोल सकते हो बेटा। नो डाउट्स? चलो, तो अब मैंने क्या किया, इसको अब मैं टोटल एनर्जी फाइंड कर रहा हूं, तो टोटल एनर्जी जब मैंने फाइंड किया तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी के टर्म्स में फाइंड कर देते हैं। देखो ये दोनों के दोनों इक्वल है, ये और ये, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस, आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस, तो किसकी टर्म्स में चाहिए उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब यहाँ तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो या इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो कर दिया मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो ये और ये इनको कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया हाफ एफ साइन नॉट ई नॉट स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, ठीक है। और ये तो है ई नॉट और बी नॉट की टर्म्स में, और आरएमएस की टर्म्स में अगर मैं लिखूंगा तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय √2, उसको मैं अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ ई नॉट की वैल्यू, तो मेरे पास ये फार्मूले बन जाएंगे। सो दीज आर दी फॉर्मूलाज विच यू हैव टू लर्न। और ये जो डेरिवेशन है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये चीज आपने याद रखनी है, इसको पूरे के पूरे डेरिवेशन को अगेन एंड अगेन आपने लिख के देखना है, मैं असाइनमेंट में भी डालूंगा, ये कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। यहां से ये चीज जो है आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, और इसका कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, वी विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, बट ये जो है चीज ये आपको ध्यान में रखना होगा। इज इट ओके बेटा? यहां से स्टार्ट करो और एंड तक आपका कंक्लूजन आ जाएगा। एक बार इसको दोबारा देख लो बेटा कि कैसे किया है हमने। शुड वी मूव अहेड? छोटी छोटी चीजें अब तो। Yes, sir. अब देखो, सो नाउ पॉइंट नंबर 4 इज एनर्जी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देता हूं। मानो कि मेरे पास एक बल्ब है, मैं यहाँ पे रखा मैंने बल्ब, और मैंने कहा यार ये तो बल्ब किसी काम का नहीं है, लाइट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं उसी बल्ब की लाइट को इकट्ठे करके एक लेज़र में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं उसी बल्ब से एक लेज़र क्रिएट कर लूं, तो इट विल बिकम वेरी डेंजरस। अब जैसे धूप का एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास धूप आ रही है यहाँ से,
और मैं धूप में खड़ा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहीं पर एक लेंस लगाया और इस सारी रेस को एक जगह पर कंसंट्रेट कर दिया, और इस जगह पर मान लो मैंने कोई कागज रखा हुआ था या वुड रखी हुई थी और इसको आग लग गई, इसको आग लग गई, तो इसकी आग जो है वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर यही चीज मैं इसको लकड़ी रखने की बजाय मेरी स्किन होती तो मेरी स्किन जल जाती। तो दिस इज वेरी पावरफुल, लेकिन ये वाली धूप की पावर इतनी ज्यादा नहीं है। इट मीन्स देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेंसिटी, जो कि इसके पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करेगा। बेटा लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा फटाफट। ओके, मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ।